Continuation of our various discussions on various legal subjects. In this session, we will discuss about the powers of the criminal courts. As far as section 6 of CRPC is concerned, first of all, it describes about the courts which have got the original criminal jurisdiction to entertain, try and dispose of the criminal cases. It specifically states that besides the High Court, there are four types of original criminal courts which can entertain, try and dispose of the criminal cases. Number one is Session Court. Number second is First Class Magistrate Court. Thirdly is Second Class Magistrate Court. And fourth is the Executive Court. As far as the concept of magistrate is concerned, whenever we use this word in relation to metropolitan cities, then we call them as metropolitan magistrates, while in the states they are called as judicial magistrates. From this section, it is very much clear that the High Court has also got the original criminal jurisdiction, meaning thereby High Court can also exercise the original jurisdiction to decide criminal cases. जनरली हम कभी भी कोर्ट्स के अंदर ओरिजिनल जुडिक्शन के केसेस हाई कोर्ट द्वारा एडजुडिकेट होते हुए नहीं हम देखते और ना ही बहुत ज्यादा केस ला आपको इस सब्जेक्ट पर मिलेगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जब सेक्शन 6 में ये प्रोसीजर लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट को भी ओरिजिनल क्रिमिनल जुडिक्शन है, तो ऐसे कौन से केसेस होंगे जिसमें हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुडिक्शन को लागू करेगा या अप्लाई करेगा और वो क्रिमिनल केसेस को एडजुडिकेट करेगा। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो सीआरपीसी का सेक्शन 407 है उसको माइन्यूटली पढ़ें, तो हमारे को सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 8 को पढ़ने से ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि हाई कोर्ट यदि किसी भी ट्रायल को करना चाहे, जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, चाहे वो सेशन कोर्ट है या एग्जीक्यूटिव कोर्ट है, उन सब केसेस में से किसी भी केस को अपने यहाँ पर बुला सकता है, उसको कॉल फॉर कर सकता है और उसका ट्रायल जो प्रोसीजर उस ट्रायल के लिए सीआरपीसी में मेंशन किया गया है, यदि वो सम्मन ट्रायल है तो सम्मन ट्रायल के हिसाब से, यदि वो वारंट ट्रायल है तो वारंट ट्रायल के हिसाब से, और यदि वो सेशन ट्रायल है तो सेशन ट्रायल के हिसाब से वो उस केस की ओरिजिनल जो ट्रायल है उसको कंडक्ट कर सकता है और यदि वो चाहे तो उसमें एक्विटल या पनिशमेंट दोनों कर सकता है। ये 407 से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हाई कोर्ट को भी ओरिजिनल क्रिमिनल केसेस को ट्रायल करने के लिए भरपूर जुडिक्शन दे रखी है और उसका जो केसेस होंगे वो किस टाइप के केसेस होंगे, कब वो एंटरटेन करेगा ओरिजिनल साइड की जुडिक्शन को इन क्रिमिनल केसेस को कंडक्ट करने में, उसका जो प्रोविजन है वो सब सेक्शन 1 में 407 की सेक्शन में डिटेल से प्रेस्क्राइब किया गया है। तो अब क्वेश्चन ये भी कई बार उठता है हमारे सामने कि यदि ट्रायल हाई कोर्ट ने करा है, उसने एडजुडिकेट उसको करा है, तो उसकी अपील कहाँ डलेगी। तो उसके लिए हमारे को 427 के अंदर देखना पड़ेगा, 374 के अंदर देखना पड़ेगा कि 374 जो सेक्शन है सीआरपीसी की वो क्लियरली डिफाइन करती है कि यदि हाई कोर्ट ने ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर कोई भी केस का ट्रायल किया है तो उसकी अपील सीधी सुप्रीम कोर्ट में डाली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को ही जुडिक्शन होगी उसको एंटरटेन करने के लिए। एक कंसेप्ट तो ये था कि क्या हाई कोर्ट को क्रिमिनल केसेस की ओरिजिनल जुडिक्शन है या नहीं, और
एज पर 407 ये ट्रायल करने की, उसको एडजुडिकेट करने की क्रिमिनल केसेस को ओरिजिनल साइड पर पूरी जुरिडिक्शन है और इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल जुरिडिक्शन और इसकी अपील सेक्शन 374 में सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है। अब हम आगे यदि हम प्रोसीड करें तो जो सेशन कोर्ट है उसके अंदर भी दो टाइप के जजेस आपको देखने को मिलेंगे स्टेट्स के अंदर, लेकिन मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं उसमें सिर्फ एक ही सेशन कोर्ट होते हैं और वहां पर असिस्टेंट सेशन जजेस नहीं होते। वहां पे कैटेगराइजेशन बिल्कुल भी नहीं किया गया है, लेकिन स्टेट्स के अंदर यदि हम एनालिसिस करें तो हमको मिलेगा कि वहां पर असिस्टेंट सेशन जजेस और सेशन जजेस दोनों डिफरेंस किया गया है, डिफरेंशिएशन उसमें वहां पर है और जो जुरिडिक्शन है उनकी उसमें भी डिफरेंस किया गया है। जो असिस्टेंट सेशन जज है उसकी फाइन की पावर अनलिमिटेड है, लेकिन सेंटेंस ही कैन नॉट गिव एक्सीडिंग 10 years। तो जहां असिस्टेंट सेशन जज यदि ओरिजिनल ट्रायल करेगा किसी भी केस का जो उसको असाइन हुआ है तो उसके अंदर उसको पावर नहीं है कि वो 10 साल से ज्यादा की सजा दे सके, लेकिन फाइन करने की पावर उसकी अनलिमिटेड है। जहां तक सेशन जज का क्वेश्चन है, सेशन जज कोई भी केस जो उसको असाइन होगा उसके अंदर उसकी जुरिडिक्शन है ओरिजिनल ट्रायल करने के लिए, और जहां ओरिजिनल ट्रायल करेगा तो वो डेथ पेनल्टी तक दे सकता है उसके अंदर, लेकिन जहां वो डेथ पेनल्टी देगा तो उसकी जो कंफर्मेशन है एज पर सेक्शन 366 ऑफ सीआरपीसी वो हाई कोर्ट से कराना जरूरी है। तो जहां सेशन जज की पावर्स हैं वो कहीं ज्यादा हैं एज कंपेयर टू दी असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज ना तो लाइफ इंप्रिजनमेंट दे सकता है और ना ही डेथ पेनल्टी दे सकता है, लेकिन सेशन जज के पास दोनों पावर्स हैं। वो लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकता है और डेथ पेनल्टी भी दे सकता है, लेकिन यदि वो डेथ पेनल्टी देता है देन इट हैज टू बी subject to the confirmation by the Honorable High Court. These are the powers as far as Assistant Session Judge and Session Judge is concerned. Now we may proceed further. Then we will find there are two types of magistrates. One is first class and second is the second class magistrate. जहां तक मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं होते, सिर्फ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स होते हैं। और जहां स्टेट्स हैं उसके अंदर यू विल फाइंड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एज वेल एज सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट आल्सो। जहां स्टेट्स होती हैं उसमें हम इनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, और जहां पर हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसके अंदर हम इनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स कहते हैं। जहां तक सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कंसर्न है उसकी जो पावर्स है वो 1 साल तक की पनिशमेंट और 5,000 तक फाइन या दोनों इंपोज कर सकता है एक्यूज्ड के ऊपर। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट एज फार एज सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज कंसर्न। लेकिन जहां फर्स्ट क्लास चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, he can impose imprisonment up to 3 years and fine up to 10,000 rupees. The imprisonment cannot exceed 3 years and the fine cannot exceed 10,000 rupees. This is the differentiation between first class magistrate and second class magistrate. As far as the executive magistrates are concerned, these are described under section 20 of the CRPC. Now our basic concern at this juncture is you will find in the schedule of CRPC there are many cases for which the cognizance has to be taken by the magistrate and the trial has also to be conducted by the magistrate, but
in those cases, the imprisonment is up to 7 years. Meaning thereby, the magistrate is going to conduct the trial of the accused, wherein the punishment is provided up to 7 years or more. But his power is limited to the extent of imposing punishment up to 3 years and fine up to 10,000 rupees only. Now, for this purpose, we have to understand the powers of the Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate also. When we are talking about the Chief Judicial Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, then the powers as far as the imposition of punishment and fine is concerned, it is up to 7 years and there is no limit imposed for the imposition of fine as far as Chief Metropolitan Magistrate or Chief Judicial Magistrate is concerned. Similarly, additional Chief Metropolitan Magistrate or additional Judicial Magistrate, Chief Judicial Magistrate is concerned, they exercise the same powers. Meaning thereby, CMM or CJM or additional CJM or CMM, they can impose the punishment up to 7 years and there is no limit for imposing the fine. Now, in case the trial is conducted by the magistrate, not by CJM or CMM, it is conducted by the magistrate. For you can take the example of cheating, which is punishable for 7 years as per section 420 of Indian Penal Code. Then the punishment provided is 7 years. And now if we may analyze the schedule annexed with the CRPC, we will find that the trial is to be conducted by the magistrate. The powers of the magistrate is 3 years. However, the offence is punishable for 7 years. Now, in such type of cases, when the proceedings are going on and it is to be concluded, and at the end of the proceeding, suppose the magistrate wants to impose the punishment which is more than 3 years and which is provided as per the section itself. Section 420 itself says the punishment can be up to 7 years. But the magistrate is not in a position as per his jurisdiction to impose more than 3 years punishment to the accused. Then for this purpose, we have to analyze section 325 of CRPC also, which describe that in case the punishment is to be much more than the jurisdiction to be exercised by the magistrate, and the magistrate wants to give more punishment than what he is going to be competent for that, in those cases, instead of giving the punishment itself, he is not competent to give such type of punishment more than 3 years, then he has to refer the matter to the CJM or CMM as the case may be, and then the CJM or CMM, they have got the jurisdiction to entertain that case. He can have very wide powers as per section 325, even though as per the opinion of the magistrate, the offence is liable to be punished more severely than 3 years, which he found not to be competent for that. But he wants to give more punishment, and that is why he has sent this case to the learned CMM or CJM. Then the learned CJM or CMM even can acquit the accused also. Meaning thereby he is not bound by the opinion of the magistrate. He has to conduct the trial or the proceedings at its own, and the powers given by section 325 is much more wider. If the
CJM or CMM, he wants that some witness is more to be examined in those cases, then he has full liberty to call for other witnesses also. Meaning thereby he is going to open the entire case. And after opening the case, he has to analyze the facts and circumstances, the legal aspects of the case. And thereafter he has to form its own opinion. He is not bound by the opinion of the learned magistrate who has sent the matter for giving more punishment. This is very, very vital, because generally we consider that if the trial is to be conducted by the magistrate and his powers is up to 3 years only, then even in those cases wherein more punishment is provided, then he has to give the punishment and he has to restrict himself up to 3 years only. But that is not the correct law. Wherever the magistrate finds that more punishment is to be given to the accused, then he is duty bound as per section 325. Instead of giving the lesser punishment, he has to send it to the CJM or CMM within their jurisdiction, because their jurisdiction are much more than the magistrate. Therefore, the correct analysis of section 29 read with section 325 is that although the powers exercised by the magistrate is up to 3 years, but he can conduct the trial wherein the punishment is much more than 3 years, because in the schedule there are offences which are triable by the magistrate, but in those cases the punishment is more than 3 years. The magistrate cannot refuse to entertain those cases wherein the punishment is more than 3 years. But once he is going to punish the accused and he finds that he has to impose much more punishment than what he is competent in that case, then he has to refer it under section 325 to the learned CMM or CJM who is fully competent to analyze. He can examine other witnesses, he can give more punishment, or even he can acquit the accused as per the facts and circumstances of the case. His powers are not limited and he is not bound by the opinion of the magistrate who has sent the matter for giving or inflicting more punishment to the accused. I think this subject is very, very clear in your mind, so that in case of any necessity, you can argue or you can adjudicate while working as a judicial officer. Thank you very much.